अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इराक के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला बच्चा, किसको पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर सद्दाम हुसैन बनेगा। वो सद्दाम हुसैन जिसके पावर और ताकत से दुश्मन खौफ खाते थे। वो सद्दाम हुसैन जिसने एक माँ की पुकार पर इसराइल पर तकरीबन 40 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए थे। طلع النار تاكل نص اسرائيل. वो सद्दाम हुसैन जिसका नाम दुश्मन लेता था तो कांपता था। आखिर कैसे सद्दाम हुसैन एक छोटे से गांव से पूरे इराक के सदर बन गए, कैसे उनके पास इतनी ज्यादा ताकत आ गई। चलो आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Saddam Hussein was one of the most murderous leaders in history. He used violence from an early age. He is the street fighter, so he did not understand the world. The war is over. Saddam misunderstands the West time and again. The George W. Bush administration felt Saddam was unfinished business. Ladies and gentlemen, we got him. अट्ठाईस अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश होती है। वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले ही हो चुका होता है, तो उनकी वालिदा दूसरी शादी कर लेती है और इस तरह सद्दाम हुसैन पूरे 10 साल तक अपनी वालिदा के पास रहता है। 10 साल की उम्र में सौतेले बाप की मारपीट और जुल्म से तंग आकर बगदाद अपने चाचा के पास भाग जाता है। वहाँ पर अपनी तालीम को कंटिन्यू रखता है और 10 साल के बाद 20 साल की उम्र में उन्हें सियासत में इंटरेस्ट होने लगता है, तो वो सियासत में आ जाते हैं और अल फतह पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इस पार्टी में उस टाइम तकरीबन 300 अरकान होते हैं और जब सद्दाम हुसैन सियासत में आते हैं तो उसके 1 साल बाद इराक में बादशाहत का खात्मा हो जाता है और सद्दाम हुसैन अब मंसूबा बनाता है कि हम अपने सदर को कत्ल करेंगे, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में नाकाम हो जाता है और फिर पकड़ने की डर की वजह से दूसरे मुल्क भाग जाता है। अब जब सद्दाम हुसैन दूसरे मुल्क भाग जाता है तो उसके कुछ सालों बाद अल फतह पार्टी, वो पार्टी जिसके 300 अरकान थे, वो पावर में आ जाती है, उसे हुकूमत मिल जाती है, तो सद्दाम हुसैन को वापस इराक की तरफ आना पड़ता है। अब इराक में आने से पहले सद्दाम हुसैन क्या करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक अल नाइब को बुलाता है अपने पास और उसे बाहर ही कत्ल कर देता है ताकि ये बंदा बाद में बगावत ना स्टार्ट करे। इसके बाद सद्दाम हुसैन इराक में आते हैं और उनका एक सदर होता है, बूढ़ा सदर, वो सब कुछ संभालता है, लेकिन वो जो भी करता है उसके पीछे सद्दाम हुसैन होता है। वो सिर्फ मीडिया के आगे होता है, लेकिन पर्दे के पीछे सद्दाम हुसैन ही सब कुछ हैंडल करता है। सद्दाम हुसैन एक पावरफुल इंसान बन जाते हैं। अब सद्दाम हुसैन क्या करता है कि 16 जुलाई 1979 को अपने ही सदर को ख़त लिखता है कि आप इस्तीफ़ा दे दो, और सदर इस्तीफ़ा दे देता है। अब सद्दाम हुसैन यहाँ सदर बन जाते हैं इराक के और उनको एक डर लगता है कि उनके पार्टी में कुछ लोग हैं जो बाद में बगावत कर सकते हैं, तो वो उन लोगों को पार्टी से निकलवाने के लिए एक इजलास बुलाता है 6 दिन के बाद, और उनमें से 68 लोगों को निकाल देता है उस इजलास में। जब वो इजलास से बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है, उन 68 लोगों को, और उन पर गद्दारी और मुनाफिकत के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन सज़ाए मौत से पहले उन्हें फायरिंग स्क्वाड की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सद्दाम हुसैन पूरे एक पावरफुल इंसान बन जाते हैं इराक में, लेकिन दूसरे साइड पर ईरान में इमाम खोमेनी सदर बन जाते हैं ईरान के। अब ये वो बंदा होता है जिसके साथ सद्दाम हुसैन की पहले से ही नहीं लगती थी, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है और 1980 में एक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है और तकरीबन 8 साल तक के जंग इसी तरह मुसलसल चलता रहता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। पूरे 8 साल के बाद 1988 में यह जंग ख़त्म हो जाती है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, बल्कि दोनों अतराफ से तकरीबन 10 लाख लोग मारे जाते हैं। अब
صدام حسین یہاں سے پار ہو جاتے ہیں تو ڈائریکٹ کویت کی طرف چلے جاتے ہیں. کویت سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارا قرضہ معاف کر دو، اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ تیل مہنگا کر دو. اب کویت کہتا ہے کہ میں نے نہ تیل مہنگا کرنا ہے نہ میں نے قرضہ معاف کرنا ہے. تو صدام حسین حملہ کر دیتا ہے کویت پر اور کچھ ہی ہفتوں میں کویت پر اپنا گرپ سنبھال لیتا ہے. اب صدام حسین جب یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے عالمی اتحاد، اقوام متحدہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ ایک آپریشن بناتے ہیں آپریشن ریڈ اسٹارم کے نام سے، اور وہ عراق پر حملہ کر دیتا ہے اور تقریباً 3-4 ہفتوں میں پورے عراق کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اس کے بعد کبھی بھی صدام حسین نے کسی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا. جنوری 2002 یہ وہ ٹائم تھا دوستو جب امریکی صدر جارج بش اعلان کرتا ہے کہ ہم نے صدام حسین کی پاور کو اب بالکل ختم کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ عراق میں کچھ ایسے بارودی مواد ہے جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیل سکتی ہے. اب یہاں پر اقوام متحدہ کی انسپیکشن ٹیم وہاں پر جاتی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا. اس کے باوجود جارج بش حملہ کر دیتا ہے عراق پر اور 3 ہفتوں کے اندر اندر پورا نظام جو ہوتا ہے صدام حسین کا اسے تہس نہس کر دیتے ہیں اور صدام حسین فرار ہو جاتا ہے. اب صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرا آپریشن تشکیل دیتے ہیں آپریشن ریڈ ڈوم کے نام سے، اور یہاں پر جو صدام حسین کو ڈھونڈنے کی جو باغ دوڑ تھی وہ شروع ہو جاتی ہے. وقت جاتا رہتا ہے اور اسی طرح فائنلی صدام حسین کو اپنے ہی آبائی گاؤں، وہ جگہ جہاں سے صدام حسین بھاگا تھا بچپن میں، وہیں سے ایک بنکر سے گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے بعد صدام حسین پر بہت سارے مرڈر کے چارجز اور کیسز وغیرہ لگ جاتے ہیں اور صدام حسین کو عید الاضحیٰ والے دن پھانسی سنائی جاتی ہے. اب صدام حسین پھانسی گھاٹ کی طرف آتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اور یہاں تک پہنچتے ساتھ ہی ان کے پاؤں سے تختہ دار ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ وفات ہو جاتے ہیں. اپنے دوست محمد علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.